प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं डॉक्टर रश्मि पांडे आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय है समूह। विषय तो जाना पहचाना है, परंतु फिर भी चर्चा की आवश्यकता पड़ती ही है। तो आइए हम जानते हैं कि समाजशास्त्री भाषा में इसे किस तरह से समझा जाता है कि आपका समूह है क्या। सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों में एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी समूह वो नहीं है कि जिसमें लोग केवल इकट्ठा हो जाएं। व्यक्तियों के किसी संग्रह मात्र को ही हम समूह नहीं कह सकते, बल्कि उनके व्यवहार इस भावना से प्रभावित हों कि वे उस समूह के सदस्य हैं। उनके शारीरिक समता जो है, निकटता जो है, उससे समूह की रचना नहीं होती, बल्कि उनमें पारस्परिक भावना तथा संबंध का होना आवश्यक है। यह निर्विवाद सत्य है कि कोई व्यक्ति अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता। व्यक्ति संपूर्ण जीवन न केवल समूह में रहता है, बल्कि वह समूहों को बनाता भी रहता है। जन्म होता है हमारा तो हम एक समूह में ही होते हैं, और उसके बाद विवाह के बाद या नौकरी के साथ अन्य जगहों पे हम खुद भी समूह का निर्माण करते हैं। आइए परिभाषा के द्वारा, समाजशास्त्रियों की परिभाषा के द्वारा समझते हैं कि समूह क्या है। बुर्गार्डस के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ हम ऐसे व्यक्तियों की संख्या से लगा सकते हैं जिनकी सामान्य रुचियां एवं स्वार्थ होते हैं, जो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, जो सामान्य रूप से एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं और सामान्य कार्यों में भाग लेते हैं। मैं कई बार एवं पेश समूह से मेरा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। आगबर्नॉनिमकॉफ के शब्दों में, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब आप देखिए, सभी समाजशास्त्रियों का कहना है कि केवल संकलन से समूह नहीं बनते, बल्कि उनके बीच में पारस्परिक संबंध, जागरूकता होती है, अंतः संबद्ध होते हैं, तभी वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। स्मॉल के अनुसार समूह का अर्थ कम या अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस प्रकार के संबंध विद्यमान हों कि उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। यानी अपनापन हो, अलग अलग ना दिखाई दें कि एक रास्ता इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ना मुझे तुमसे बोलना है ना तुम्हें मुझसे बोलना है। यानी अंतर संबंध हो, आपस में जानने की भी इच्छा हो और जनाने की भी इच्छा हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, आपस में विचारों के द्वारा केवल शारीरिक समीपता ही ना हो, बल्कि विचारों के द्वारा भी एक इकाई के रूप में उन्हें देखा जाए। अब आते हैं हम समूहों के प्रकार। समूहों के प्रकार में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर सामाजिक समूह के अनेक प्रकार बताए। पहला है संख्या के आधार पर। ठीक है, संख्या के आधार पर कुछ जनसंख्या कम होने पर वो छोटे समूह होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो बड़े समूह होते हैं। तो छोटे समूह में कौन आता है? परिवार है, ग्राम है, पड़ोस है, मित्र मंडली है। और बड़े समूह के अंतर्गत हमारा नगर हो गया, प्रांत हो गया, राष्ट्र हो गया। दूसरा है स्थिर व अस्थिर। स्थिर व अस्थिर, स्थायी व अस्थायी। स्थायी कौन से समूह हैं? परिवार, ग्राम, नगर, पड़ोस, प्रांत, देश, जातिगत व प्रजातीय तत्वों के आधार पर जो ग्रुप होते हैं वे आपके स्थायी होते हैं, जिनको आसानी से बदला नहीं जा सकता, जिनको बदला नहीं जा सकता। अस्थायी कौन से ग्रुप होते हैं? जो किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और उद्देश्य पूरा होने के पश्चात वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो आपके स्थिर जो स्थायी समूह है, स्थिर व स्थिर समूह के अंतर्गत स्थायी समूह, वो आपके स्थायी होते हैं, वे समाप्त नहीं किए जा सकते। लेकिन जो आपके
अस्थायी समूह हैं वो उद्देश्य पूरा होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे भीड़ व श्रोता समूह, या अन्य किसी कार्य से किसी भी कोई पार्टी होती है या अन्य कार्य होते हैं जो उद्देश्य होता है जिनका कि इस कार्य के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ और वो जो समूह है, ग्रुप है, ये समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है अंतः व बाह्य समूह। अंतः समूह कौन से हैं? जिनमें हमारे की बात होती है, वे आपके अंतः समूह होते हैं। अंतः समूह का संबंध व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जो अपने आप को हम की भावना से संबंधित कर लेते हैं। अब गांव में ही देखिए, जैसे गांव में लोग रहते हैं तो वे ये नहीं कहते बगल वालों को कि ये हमारे जानने वाले हैं या कौन है, अन्य नामों से नहीं, बल्कि बाबा हैं, चाचा हैं, नाना हैं, मामा हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, अपनेपन की भावना हो जाती है, हमारेपन की, हमारा गांव है। जब हम अंतः समूह उसमें उन समूहों में मेरा समूह उनके कार्यों, उद्देश्यों और दृष्टिकोणों को हमारे कार्य, हमारे उद्देश्य अथवा हमारे दृष्टिकोण जैसे नामों से संबोधित करते हैं। अपनत्व की यह भावना बहुत कुछ आमने सामने के संबंधों द्वारा भी प्रभावित होती है। तो ये जब हम प्रत्यक्ष रूप से सामने होते हैं तो अंतः समूह जो है हमारे प्रभावी भी रहते हैं, और जब दूर हो जाते हैं तो शिथिल भी पड़ जाते हैं। अंतः समूह हमारे प्राथमिक संबंधों की भी विशेषता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि जब हम सड़क पर होते हैं, कहीं रास्ते में होते हैं और कहीं रास्ते में कोई लड़ाई देखते हैं या अन्य कुछ कोई कार्य किसी वजह से लोग इकट्ठा हुए हों, तो हमारे उस पर रुकने का या उस ग्रुप में जाने का कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जब हमें ये पता लगता है कि नहीं, ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी कारण से जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इसमें मेरा कोई अपना है, मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी है, मेरा परिवार का है, तो हम लोग उसमें रुचि दिखाने लगते हैं, यानी वहाँ पे रुकते भी हैं और उसमें उस भीड़ के अंदर भी जाते हैं, क्योंकि इस भावना से हम ओतप्रोत होते हैं कि हाँ, हमारा कोई अपना है, और गलत होने के बावजूद भी अपने किसी का जो है पक्ष हम ले लेते हैं, क्योंकि उस समूह से हम लगाव रखते हैं, अपनेपन की भावना रखते हैं। तो अंतः समूह के सदस्य सदैव ये विश्वास करते हैं कि उनका व्यक्तिगत कल्याण समूह के सभी सदस्यों के कल्याण में ही निहित है और उनका हित भी अन्य सदस्यों के हित के समान ही है। अब आते हैं बाह्य समूह। बाह्य समूह क्या है? बाह्य समूह जो कि अंतः समूह से अलग होता है, जहाँ पे हम किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, वहाँ उतना अपनापन हमारा नहीं होता। अंतः समूह और बाह्य समूह का आकार और सीमाएं सदैव निश्चित नहीं होती, ये स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। अब जैसे हम बात करेंगे कि जिस देश के हम हैं, जब हमारे अंतः समूह की बात आएगी तो हमारा संपूर्ण प्रांत अंतः समूह हो जाएगा, और जब हम बाह्य समूह की बात करते हैं और दो देशों को लेकर करते हैं तो जो दूसरा देश है वो बाह्य समूह हो जाएगा। यानी जिस समूह के हम सदस्य हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ से हमारी आवश्यकता पूरी होती है, वह हमारा अंतः समूह होता है, और उसके विपरीत जिसमें हम हमारे हित जिस समूह में, इसको सरल रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस ग्रुप में या जिस समूह में हमारे हित की संभावना होती है और हम उसमें सुरक्षित रहते हैं, हमारे लिए वही अंतः समूह है। और जिस समूह से हमारे हितों का आघात पहुंचने की, नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, अथवा जिसकी विशेषताएं अंतः समूह से भिन्न हैं, उसी को हम बाह्य समूह कहते हैं। तो व्यक्तियों को किसी बाह्य समूह के सदस्य में जब हम देखते हैं या किसी देश को देखते हैं तो वो हमारा, और उसको हम निंदनीय दृष्टि से भी देखते हैं, वो हमारा बाह्य समूह हो जाएगा, और जिस समूह के हम सदस्य हैं वो हमारा अंतः समूह हो जाएगा। तो अंतः समूह और बाह्य समूह की सीमा स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक हो सकती है। इनका आधार संस्कृति, धर्म, लिंग, आयु और जीवन दर्शन आदि सभी कुछ हो सकता है। अब है आपका
अब हम बात करते हैं संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या है? संदर्भ समूह वे समूह हैं जिसके हम सदस्य तो नहीं होते, लेकिन हम उससे मन से, विचारों से और अपने कार्यों से उस समूह के सदस्य बन जाते हैं। यानी हम उस समूह के सदस्य वहाँ से भावनाओं के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा उस समूह के सदस्य बन जाते हैं, जो कि समूह हमारा, जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं। जैसे आप मानिए आप किसी धर्म जाति, फिर जिस धर्म जाति के आप हैं उससे अलग आप किसी धर्म जाति आपको वो ज़्यादा प्रभावित करती है, तो आप अपने जो रेफरेंस ग्रुप है आपका उसको आप उसके सदस्य तो हैं, लेकिन आप अन्य समूहों की भी सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। कभी कभी यह स्थिति आ जाती है कि किसी भी समूह का वास्तविक सदस्य ही नहीं रह जाता। ऐसे में स्थिति क्या होती है कि जिस समूह का सदस्य व्यक्ति है उसका भी नहीं रहता और दूसरे की भी सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता। संदर्भ समूह उन समूहों के रूप में चित्रित किए जा सकते हैं जिनके साथ व्यक्ति एक अंग के रूप में संबंधित होता है अथवा जिनके साथ वह मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित रहता है। यानी हम जिसके शरीर से और जिससे जुड़े हुए हैं वो हमारा संदर्भ समूह है, जहाँ हमने जन्म लिया है, लेकिन जहाँ मन से जुड़े हैं वो हमारा संदर्भ समूह हो जाता है। उसके ही हर रीति रिवाज, परंपराएं, उसकी जीवन शैली हमको अच्छी लगने लगती है और मन से उस समूह के हम सदस्य बन जाते हैं। तो संदर्भ समूह आपका जिसके संदर्भ समूह, उसके बाद है आपका प्राथमिक व द्वितीयक समूह। संदर्भ समूह में अपने अभी अगर क्लियर ना हो तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि संदर्भ समूह, इसके मर्टन जो थे, मर्टन से पहले स्टफर उनके साथियों ने अमेरिकी सैनिकों का अध्ययन करके यह पाया था कि अमेरिकन सैनिक अपनी तुलना कुछ दूसरे गैर सैनिक समूहों से करके अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयत्न करते हैं। यानी अपनी तुलना दूसरे लोगों से कि उनका क्या अच्छा है, कैसी चीज़ें उनकी अच्छी लगती हैं, उनके क्रियाकलाप, उनके रीति रिवाज या उनका कार्य करने का तरीका, उनकी जीवन शैली। तो यानी हम मनोवैज्ञानिक तौर से उन समूहों से जुड़ गए जिन समूह के हम सदस्य नहीं थे। ऐसे मूल्यांकन से दूसरे समूहों की तुलना में वे या तो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, अच्छा हूँ, अथवा अभाव बोध का अनुभव करते हैं कि नहीं, मैं कम हूँ और दूसरा श्रेष्ठ है। तो अभाव बोध का अनुभव करने से क्या होता है कि होता कुछ नहीं है, होने को ये है कि हम अभावग्रस्त होके अपने को कमतर रखने लगते हैं। और कभी कभी होता है कि हम उस जीवन शैली से जुड़ जाते हैं जो कि हमारे लिए संदर्भ समूह है, मनोवैज्ञानिक रूप से हम उस समूह के सदस्य हो जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा और मैं बता रही हूँ कि यदि कोई व्यक्ति एक ग्रामीण समूह का सदस्य है, गांव में रहने वाला है, और वह व्यक्ति किसी नगरीय समूह या उससे संबंधित किसी संगठन या परिवार को अपने व्यवहारों के संदर्भ के रूप में देखना आरंभ कर देता है। यानी मैं कैसे रहता हूँ, वो कैसे रहता है, मैं कैसे बोलता हूँ, वो कैसे पढ़ता है, मैंने क्या अभी तक किया, उसने क्या किया, मेरा घर, उसका घर। यानी अपनी तुलना दूसरे से, एक ग्रामीण व्यक्ति नगरीय व्यक्ति से अपनी तुलना करना प्रारंभ कर देता है। तो उस नगरीय समूह का सदस्य न होने के बाद भी उसी के समान अपने व्यवहारों, विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करने लगता है। यही व्यक्ति का क्या है, संदर्भ समूह है। यानी वो गांव का व्यक्ति गांव का है और लेकिन वो जुड़ा किससे है, नगरीय व्यक्ति से, क्योंकि वो उसको प्रभावित कर रहा है। तो वो मन से उस समूह संदर्भ, उसका जो समूह कौन सा हो गया, संदर्भ समूह, जिससे वो मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ गया और उसके अनुसार अपने को ढालने का प्रयत्न करने लगता है और उस समूह का सदस्य समझने लगता है। सामाजिक समूह का यह वर्गीकरण रॉबर्ट मर्टन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो मर्टन ने कहा भी था कि व्यक्ति की सदस्यता उस समूह से होती है जिसमें वह जन्म लेता है, जिसके सदस्य रूप में उसकी पहचान होती है। जैसे हमारा परिवार है, गांव है, जाति है, धर्म है,
तो इसी के साथ हम पहचाने जाते हैं। हमारे सदस्यता ग्रुप होता है जिसमें हमने जन्म लिया, जो हमारा पहचान का केंद्र है, जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, जिस कार्यालय में काम करते हैं, जिस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, वे भी हमारा सदस्यता ग्रुप ही होते हैं। व्यक्ति के विचार व्यवहार सदस्यता जो ग्रुप होता है उसी के समान ही होते हैं। वह अपने जीवन में उन्हीं मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता है जो उसके सदस्यता समूह से संबंधित होते हैं। भाई हमने जहाँ जन्म लिया, हम जिस धर्म से हैं, जिस जाति से हैं, जिस देश से हैं, हमारा लगाव उसके साथ होता है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत संदर्भ समूह आ जाता है। मतलब यानी व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसका लगाव उससे ना होकर अन्य किसी व्यक्ति को वो आदर्श रूप में देखने लगता है, उसके अनुसार बनने की आकांक्षा करता है। तो फिर ये जिसके अनुसार बनने की आकांक्षा करता है, जिस समूह का वह सदस्य नहीं है, यही उसका संदर्भ समूह होता है कि सदस्यता व्यक्ति ने जन्म किसी समूह में लिया है जिसका वह सदस्य है, लेकिन जिसका वह सदस्य नहीं है, लेकिन उस समूह से वो मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ जाता है और वहीं की तरह वो अपनी आकांक्षाएं और अपने विचार, अपने कार्यों को करने लगता है, तो वो वह समूह संदर्भ समूह कहलाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह। अब प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? प्राथमिक समूहों का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूह में प्राथमिक समूह में उन समूहों को मानता हूँ जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की होती है। यह समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक है, किंतु मुख्यतः इस अर्थ में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति व आदर्श का निर्माण करते हैं। यानी उनके अनुसार कहना है कि जहाँ हमारा जन्म हुआ, सबसे पहले व्यक्ति आया तो कहाँ आया? परिवार में। उसके बाद बाहर निकला तो कहाँ निकला? बच्चों के साथ क्रीड़ा स्थल पे, बच्चों के साथ खेला तो दूसरा प्राइमरी ग्रुप, और तीसरा पड़ोस। यही 3 प्राथमिक समूह माने और उन्होंने बाकी सब सेकेंडरी ग्रुप हैं। द्वितीय इन प्राथमिक समूहों के अलावा इन परिवार, पड़ोस और बच्चों के क्रीड़ा स्तर के अलावा यानी मित्र मंडली के अलावा जितने भी दूसरे ग्रुप हैं सब सेकेंडरी हैं। प्राथमिक समूह में जो है वो इन्होंने कहा है, कूले ने कहा कि मानव स्वभाव की वृक्षारोपणी, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, इन्होंने कहा है कूले ने इन समूहों को सार्वभौमिक मानते हैं कि ये सभी जगह पाए जाते हैं, क्योंकि परिवार, पड़ोस तथा खेल के समूह का अस्तित्व प्रत्येक स्थान एवं काल में मिलता है। इस समूह की प्रकृति स्थायी होती है, सदस्यों की संख्या कम होती है, आमने सामने के संबंध होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के समूहों की आंतरिक विशेषताओं के समान उद्देश्य व्यक्तिगत संबंध, सर्वांगीण संबंधों की स्वाभाविकता को सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह कौन से हैं? ये वह समूह हैं, द्वितीयक समूह वो समूह होते हैं जिनमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। जैसे आपके प्राइमरी ग्रुप में प्राथमिक समूह में घनिष्ठता पाई जाती है, अधिक घनिष्ठता पाई जाती है। जो द्वितीयक समूह होते हैं इनमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और अधिकतर अन्य प्राथमिक एवं अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का भी अभाव पाया जाता है। यानी जो प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक ग्रुप में विशेषताएं पाई जाती हैं, सेकेंडरी ग्रुप में आपका इनमें अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनका निर्माण विशेष हितों या स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है और सदस्यों के संबंध आंशिक होते हैं, इसलिए इन्हें विशेष स्वार्थ समूह ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्ध प्राथमिक समूह। अब अर्ध प्राथमिक समूह कौन से हैं? अर्ध प्राथमिक समूह कूले के अनुसार इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह इसलिए कहा जाता है, यह समूह सदस्यों की संख्या, घनिष्ठता, आमने सामने संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक होते हैं, किंतु संरचना व संगठन की दृष्टि से द्वितीयक होते हैं। यह समूह स्वतः विकसित नहीं होते वरन बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, जैसे स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी आदि।
यानी इनमें प्राथमिक गुण भी पाए जाते हैं और संरचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से ये कौन से होते हैं? बाह्य ग्रुप होते हैं, द्वितीय ग्रुप होते हैं। तो इनमें दोनों के ही जो विशेषताएं हैं वो आपकी पाई जाती हैं। अब है प्राथमिक द्वितीयक समूह में अंतर। प्राथमिक द्वितीयक समूह का अंतर क्या है? अभी आपने देखा, प्राथमिक समूह भी पढ़ा, द्वितीयक समूह भी। प्राथमिक समूह घनिष्ठ होते हैं, शारीरिक समीपता पाई जाती है और इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये आमने सामने के संबंध होते हैं। संबंधों में कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, स्थायित्व पाया जाता है, सदस्यों की कम संख्या होती है और सदस्यों में घनिष्ठता पाई जाती है। लेकिन और व्यक्तिगत संबंध भी पाए जाते हैं, सर्वांगीण अथवा संपूर्ण संबंध भी पाए जाते हैं, स्वाभाविक संबंध होते हैं और नियंत्रण शक्ति जो है इनमें अनौपचारिक होती है, क्योंकि प्राथमिक संबंध होते हैं जिनकी समीक्षा एवं रुचि होती है कई प्रकार की। वहाँ पे शुरुआती होती है सर्वांगीण विकास से। प्राथमिक संबंधों के अंतर्गत समूह जो होते हैं, अर्थात हर सदस्य एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखता है। माँ बाप, बड़े भाई बहन अपने छोटों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। इसी प्रकार पड़ोसी भी किसी न किसी प्रकार से आपके व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। अब तृतीयक समूह कौन से हैं? तृतीयक समूह वे होते हैं जो कि प्राइमरी नहीं होते। जो विशेषता प्राइमरी में, प्राथमिक में पाई जाती है समूह में, वह द्वितीयक समूह में नहीं पाई जाती। द्वितीयक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध प्राथमिक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध की भांति घनिष्ठ नहीं होते, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और यही कारण है कि द्वितीयक समूह के सदस्यों के संपर्क तथा संबंध प्रत्यक्ष रूप से तथा आमने सामने के नहीं होते। यानी सीधे जैसे परिवार, पड़ोस, मित्रमंडली, क्रीड़ा स्थल पे हम आमने सामने के संबंध स्थापित होते हैं हमारे समूह में हमने, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में नहीं होते। अब आप ऑनलाइन ही पढ़ाई बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन आमने सामने के तो सीधे संबंध नहीं है, वो किसी माध्यम से हैं लेकिन सीधे प्रत्यक्ष शारीरिक समीपता भी नहीं है। तो इस तरीके, और हम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी ग्रुप हो जाते हैं। चाहे व्यवसाय हो या अन्य कोई संबंध हो, तो सब हमने कहा 3 प्राथमिक संबंध जो हैं परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, क्रीड़ा स्थल के अलावा जो है वो आपके सब द्वितीयक समूह माने जाते हैं। द्वितीयक समूह क्योंकि विस्तृत बहुत क्षेत्र में फैले होते हैं, इसके कारण इनमें निकट रहना आवश्यक नहीं होता। द्वितीयक समूह का निर्माण विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए जानबूझकर किया जाता है। जैसे किंग्सले डेविस के शब्दों में, द्वितीयक समूह को मोटे तौर पर प्राथमिक समूहों के विरोधी समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि द्वितीयक समूह प्राथमिक संबंधों के विपरीत हैं। द्वितीयक समूह को मोटे तौर पर प्राथमिक समूह के विरोधी समूहों के रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अभी मैंने अर्ध प्राथमिक समूह में आपको बताया, जैसे इन्होंने कहा है अर्ध प्राथमिक समूह इसलिए कहा जाता है, यह समूह सदस्यों की संख्या, घनिष्ठता, आमने सामने संबंधों दृष्टि में प्राथमिक होते हैं, किंतु संरचना और संगठन की दृष्टि से तृतीयक होते हैं। तो अर्ध प्राथमिक समूह कौन से हैं? वे समूह हैं जिनमें प्राथमिक समूहों की विशेषताएं सीमित मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत कम होती हैं और सदस्यों के आमने सामने के संबंध तो होते हैं परंतु उनमें घनिष्ठता की मात्रा कम होती है। कारण क्या होता है? ये समूह जानबूझकर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं, प्राथमिक समूहों की तरह नहीं होते जो कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। तो आमने सामने के संबंध होने के बावजूद भी मतलब वो प्राथमिक है और जानबूझकर बनाए जाते हैं, द्वितीयक संबंधों की विशेषता है, इसीलिए इसे अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है। चार्ल्स फूले ने कहा है, जानबूझकर बनाए गए आमने सामने के घनिष्ठ संबंध वाले समूह होते हैं जिनकी घनिष्ठता विशेष उद्देश्य और संगठन के कारण कुछ मात्रा में सीमित होती है। इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय समझ में आ गया होगा। यदि हाँ, तो मेरा यह प्रयास सार्थक रहा और जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभकामनाओं के साथ सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद।